सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नाम की बुक को अभी लिखा है, किसने लिखा है? तो आंसर होगा नीरजा चौधरी ने। तो वरिष्ठ पत्रकार है नीरजा चौधरी, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इस बुक में बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री रही गांधी की कई आरएसएस नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन और खुद के बीच सावधानी से दूरी बनाए रखी। तो नीरजा चौधरी ने लिखी है ये बुक, ध्यान रखना। बाकी भी डॉक्टर ओम प्रकाश कोल, इन्होंने राग प्रकाश नाम से बुक लिखी थी। रंजीत प्रताप एज द व्हील टर्न्स नाम से बुक लिखी। और देवाशीष चटर्जी कृष्णा द सेवंथ सेंस नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक एप्लीकेशन को शुरू किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अभी अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक पहल शुरू की है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है सितंबर में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, जो राज्य की हरियाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। अब इसमें क्या है, अगर आप मान लो असम में रहते हो तो इस एप्लीकेशन में आप अपने आप को रजिस्टर कर लो और पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाते वक्त फोटो खींच करके इस एप्लीकेशन में आप अपलोड कर दो। इसके बदले में सरकार आपको 100 रुपये का इनाम देगी। तो इस तरह से इनका ये लक्ष्य पूरा होगा, एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का। और वैसे असम सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 तक ये 5 करोड़ पौधे लगाएंगे। वैसे हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। अब देखो यहाँ पे बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, नए बने थे अभी। और आपको याद है वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में ही। यहीं पे कामाख्या देवी का मंदिर आपको मिलेगा जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। अभी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराऊँ यहाँ से। तो अभी असम में गजह कोथा अभियान शुरू हुआ था। मानव हाथी संघर्ष को कम करना इसका उद्देश्य है। और असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा, नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। अभी भारतीय सेना ने जल राहत अभ्यास का आयोजन किया था असम में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहेगा कि उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ये असम में शुरू, असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी। और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा असम में। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि असमिया भाषा के एक कवि थे जिन्हें अभी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनका भी निधन हो गया हाल ही में। नाम बताओ, उनका नाम क्या था? और अगर आपसे पूछे ना कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन ये कहाँ पे स्थापित हुई, तो आंसर होगा असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। गज उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और अभी दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुआ। उसके अलावा नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था असम। और ये भी याद रखो, देश का नवीनतम, या यूं कहूं कि असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना था? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले यहाँ का 6ठा नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क। उससे पहले 5 नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। तो असम से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने जस्ट आस्क नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहायता से जस्ट आस्क नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी किशोर हैं, जो भी एडल्ट हैं, अगर वो किशोरावस्था से संबंधित कोई विषय है, जैसे कि शरीर में परिवर्तन का होना, मासिक धर्म, गर्भावस्था, परिवार नियोजन और सेक्स से संबंधित अगर कोई प्रश्न उनके मन में है, और अगर आप किसी के सामने खुल के इन विषयों पर बात नहीं कर सकते, किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो सही जानकारी देगा या गलत जानकारी,
तो ये चैटबॉट आप ही के लिए है। यहाँ पे आप खुल के प्रश्न पूछो जो भी आपके मन में, तभी तो इसका नाम है जस्ट आस्क। खुल के पूछो मेरे भाई, खुल के पूछो। ये बिल्कुल फ्री है, चिंता मत करो। और यहाँ पे आपको बिल्कुल सही ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें 2 कैरेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। एक का नाम है ध्रुव जो कि लड़का है, और एक है दृष्टि जो कि लड़की है। ये आपस में बात करते हुए आपको जानकारी देंगे। तो प्रश्न में तो मैंने आपको इतना समझाया, लेकिन अगर सिंपल से एक लाइन में बात करें तो जस्ट आस्क नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। अच्छा, चैटबॉट क्या होता है? मतलब एक तरह का रोबोट है, उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है। तो जब आप उससे प्रश्न पूछोगे तो वो उसका उत्तर देगा, जो भी उसमें आंसर फीड करे गए हैं। अभी काफ़ी सारे चैटबॉट अभी न्यूज़ में थे, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कुछ। एक तो आपको याद होगा, अभी गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम है बार्ड, और रशिया ने लॉन्च किया था, उसका नाम है गीगा चैट, और यूएस ने ओपन एआई, अभी इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। यहाँ पे जीपीटी का मतलब याद रखना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। वैसे अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है टोपाज, इसको लॉन्च किया था किसने? इन्फोसिस ने। चलो ये बताओ भी किसने ग्रामीण भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जुगलबंदी, इसको लॉन्च किया था? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। और यूं बताओ अभी किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किसे कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न में चैटबॉट से संबंधित या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न थे मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिए, ये आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। एक्चुअली में अभी 7 और उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिनमें से राजस्थान के तो 4 हैं। अब वो कौन कौन से हैं चारों मैं आपको बताऊं तो एक तो है उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, एक है बीकानेर की काशिदाकारी शिल्प, और बीकानेर के ही उस्ता कला शिल्प को। उस्ता कला क्या होता है? अगर राजस्थान के आप निवासी हो तो ये प्रश्न वैसे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। उस्ता कला तो ऊंट की खाल पे जो चित्रकारी होती है उसे उस्ता कला कहते हैं, और उसी चित्रकारी को अगर आप चमड़े पे या किसी और चीज़ पे करते हैं तो वो उस्ता कला शिल्प हो गई, जिसको अभी जीआई टैग मिला है। तो ये बीकानेर के 2 हो गए, एक उदयपुर का देखा, और एक जोधपुर की बंदेज शिल्प यानी कि क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला। तो ये राजस्थान के भी 4 प्रोडक्ट हो गए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के एटा जिले की जलेसर धातु शिल्प को, एक गोवा के मानकुराद आम को, और एक गोवा बेबिंका को जो कि एक तरह का हलवा है। इसे क्वीन ऑफ गोवा डेजर्ट भी कहा जाता है। तो अब इन 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी आप जानते ही हो, अभी कल भी हमने पढ़ा था, अभी राजस्थान के नाथ द्वारा की पचवाई पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था। वैसे जीआई मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम 1999 का है, जो लागू हुआ था सन 2003 में। पहली बार मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। और मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो कितने सालों के लिए वो वैलिड रहता है? तो आंसर होगा 10 सालों के लिए। 20 साल क्या है फिर? अगर आप किसी प्रोडक्ट पे कोई चीज़ आपने बनाई है और उसका पेटेंट अगर आपको मिलता है तो वो 20 सालों के लिए वैलिड रहता है, ये याद रखना। और अभी कुछ और प्रोडक्ट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, इसे अभी यूरोपीय जीआई टैग मिला था। अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की गजक को, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। अभी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबरा चावल को जीआई टैग मिला। बनारसी पान को, बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला। अभी बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला। और अभी हमने पढ़ ही लिया पचवाई पेंटिंग, ये राजस्थान की, इसको जीआई टैग मिला। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य की सूची में पहला स्थान किसे मिला? तो आंसर होगा कर्नाटक को। अच्छा, इसी तरह से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री कौन है।
तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहलाई रिपोर्ट के अनुसार। और अब ये रिपोर्ट आई है, ये विधायकों के लिए है, एमएलए के लिए है। इसे एडीबी ने जारी किया। एडीबी मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो एक पॉइंट तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी विधायक हैं, अगर उनकी एवरेज अपन निकालते हैं तो भारत में प्रत्येक विधायक की एवरेज संपत्ति आती है 13.63 करोड़ रुपीस। ये तो अपन ने एवरेज निकाला, ऐसा है नहीं। लेकिन सबसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, वो मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट के अनुसार। तो पहले तो हम प्रश्न के अनुसार बात करें तो सबसे अरबपति विधायकों के मामले में कर्नाटक टॉप पर है। मतलब सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायक ये कर्नाटक में है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अच्छा, मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे अमीर विधायक कौन है भाई साहब, मतलब एमएलए साहब पैसे वाले? तो आंसर होगा डी शिव कुमार। ये वर्तमान में कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम हैं। इनकी संपत्ति कितनी है पता है? 1413 करोड़ रुपीस। अच्छा, वहीं अगर इसका उल्टा बात करें, सबसे गरीब विधायक कौन है, तो सबसे गरीब विधायक है निर्मल कुमार। ये पश्चिम बंगाल के हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, सबसे गरीब मुख्यमंत्री वो पश्चिम बंगाल की थी ममता बनर्जी, उसी तरह से सबसे गरीब विधायक ये भी पश्चिम बंगाल के हैं, निर्मल कुमार इनका नाम है। संपत्ति बताए कितनी है? मतलब आज आपको गर्व होगा अपने आप पे कि इनसे अमीर तो चलो आप हो। बताओ यार, आप एमएलए एक विधायक से भी ज़्यादा अमीर हो, क्योंकि इनकी संपत्ति बताई गई मात्र केवल ओनली 1700 रुपये। अब इनके लिए तो एक डायलॉग चलता है ना, वो याद आता है, अरे क्या एमएलए बनेगा रे तू। और इस रिपोर्ट छापने वाले के लिए आता है, क्या रिपोर्ट छापेगा रे तू। मतलब कुछ भी छाप रहे हैं, मतलब फेंको, लेकिन थोड़ा संभल के तो फेंको कि जनता ना समझे। खैर, मुझे तो न्यूज़ में थी रिपोर्ट, आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दिया। चलो इसी प्रश्न के बहाने कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। इसमें भारत 127 नंबर पे है, टॉप पे आइसलैंड है। एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, इसमें भारत चौथे स्थान पे है, अमेरिका इसमें टॉप पे है। अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स आया, इसमें भारत 126 नंबर पे है, तो टॉप पे आइसलैंड है। और जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, उसमें भी भारत 126 नंबर पर है, लेकिन उसमें टॉप पे फिनलैंड है। और अभी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, इसमें भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। और अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पे है, तो टॉप पे डेनमार्क है। इसी तरह भी वर्ल्ड बैंक ने रसद प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया, उसमें भारत 38 नंबर पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 161 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। तो भैया इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, ये आप ध्यान रखना। अभी मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा भी था, अभी एक होमवर्क प्रश्न हमारे जो वीडियो के लास्ट में होता है, उसमें एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसमें टॉप पे कौन है, तो आंसर होगा कर्नाटक। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं, चलिए फिर बताइए कि अभी हाल में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश ने 1 अगस्त को जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना। ये नीति 10 सालों के लिए मान्य रहेगी। मतलब समझें कि राज्य में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नहरें हैं, जितनी भी झीलें हैं, उनका उपयोग करके पानी पर्यटन को विकसित किया जाए और जल संबंधित जो भी एडवेंचर्स होते हैं, जो भी खेल होते हैं, उन्हें डेवलप किया जाए। मतलब पानी के ऊपर बोटिंग वगैरह करो, पानी में कोई भी अगर बोटिंग रेस वगैरह होती है, जो भी खेल एडवेंचर होते हैं वो सब करो और पर्यटन को आकर्षित करो। ये इसका मतलब हो गया। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो उसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये बना है लखनऊ में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी तो यही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमाएं बनाते हैं, तो 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी हो गया और एक देश है। जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, और एक देश हो गया नेपाल। यहाँ का राजकीय
पक्षी है सारस, पशु है बारहसिंगा, ये मध्य प्रदेश का भी है, और वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश और फल है आम। यहाँ पे आपको नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएगा। वैसे अभी देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना तराई एलिफेंट रिजर्व। अभी आपको याद है उत्तर प्रदेश ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया था और पहला वैदिक थीम पार्क बनेगा उत्तर प्रदेश में। अभी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। और भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बना? रामपुर उत्तर प्रदेश में। पंचामृत योजना ये भी उत्तर प्रदेश की है। और अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था यूपी में, जिसका शुभंकर है जीतू, जो कि एक बारहसिंगा है, इसमें टॉप पे रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी थी वाराणसी। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर ये वाराणसी है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मानसून नामक पुस्तक लॉन्च की? तो आंसर होगा अभय के। तो कवि व लेखक अभय के ने अपनी नई बुक है जिसका नाम है मानसून, इसको लॉन्च किया है। तो ये पुस्तक मेडागास्कर से हिमालय के श्रीनगर में अपने प्रिय के लिए कवि का हार्दिक संदेश देती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अभय के ने एक नालंदा नाम से बुक भी लिखी थी और अभी मानसून लिख दी है। अभी ऋषिराज कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम से बुक लिखी, सारिका भारद्वाज अ फूल्स एनर्जी लिखी, और टी.एन. शेषन थ्रू द ब्रोकन ग्लास नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे तो इसमें वॉलमार्ट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें 500 कंपनियों की सूची होती है, ये पूरी दुनिया से टॉप 500 कंपनियों की सूची। तो टॉप कंपनी तो अमेरिका की वॉलमार्ट है, सेकंड नंबर पे Amazon.com। इसमें भारतीय कंपनियों की बात करेंगे तो इन 500 में 8 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है, जिसमें टॉप पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है भारत में, मतलब या इन 8 भारतीय कंपनियों में तो टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन इस लिस्ट में ये 88 नंबर पे है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 94 पे है, तो LIC 107वें नंबर पे है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरुक्कू के रूप में यह शुभ त्यौहार मनाता है। इस उत्सव को पारंपरिक रूप से जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाता है। इस बार इसे 3 अगस्त को मनाया गया, जिसका मुख्य ध्यान जल निकायों वाटर बॉडीज के प्रति आभार व्यक्त करने पर होता है, क्योंकि ये पूरा आदि महीना माना जाता है कि मानसून के मौसम की शुरुआत होती है। तो अगर एक लाइन में बताऊं तो ये मानसून महोत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो तमिल माह आदि के 18वें दिन को आता है। तो ये उत्सव पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने पर आधारित है। इतना सा लाइन याद रख लो बस। महोत्सव का नाम है आदि पेरुक्कू। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। ये भी याद रखोगे तो भी चलेगा। और आपको पता है वीडियो के लास्ट में जो फटाफट सीरीज हमने स्टार्ट की है, वहाँ पे कल मैंने आपको 11 क्वेश्चन करवाए थे महोत्सव से रिलेटेड 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। और आज की जो आपकी फटाफट सीरीज में मैं 10-11 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, वो भी महोत्सव से ही संबंधित होंगे। तो हम सारे इंपॉर्टेंट महोत्सव को वहाँ पे रिवाइज कर ही लेंगे, आपका टेस्ट वहाँ पे ले लिया जाएगा। तो फिर अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो अभी गुजरात के गांधीनगर में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है महिलाएं लीडर की भूमिका में आए और देश का विकास करें। अभी आपको याद है सिविल 20 बैठक का आयोजन हुआ था जयपुर में। बाकी देखो G20 की बात करें तो आपको पता ही है इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। थीम है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और शेरपा अमिताभ कांत हैं और इसके लोगों में एक कमल का फूल आपको दिखाई देगा। और उसकी पूछ सकता है वो कितनी पंखुड़ियां हैं, तो 7 हैं। और ये 7 रिप्रेजेंट करती है 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को। अभी संस्कृति समूह की तीसरी बैठक हुई थी हम्पी में। रोजगार समूह की पहली बैठक हुई जोधपुर में। पर्यटन समूह की तीसरी बैठक देखी आपने जम्मू कश्मीर में हुई, जबकि पहली वाली हुई थी कच्छ के रण गुजरात में। अभी शिक्षा समूह की पहली बैठक हुई चेन्नई में।
वहीं आपदा जोखिम समूह की तीसरी बैठक ये चेन्नई में ही हुई। अभी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक ये गांधीनगर में हुई थी। तो इनको तो ऐसे ही हम बार बार रिवाइज करेंगे जब भी बैठक आएगी, तो इसी तरह से ध्यान आएगा आपको। अब हमारी फटाफट सीरीज स्टार्ट करते हैं, और उसको रिवाइज करने से पहले मैं आपका टेस्ट लेना चाहूँगा, ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितनी चीज़ें आपको याद है। तो ये शीट आपके सामने है, वीडियो को आप पॉज करिए, आराम से जितना समय लेना है लीजिए, आंसर लगाइए, फिर मैं आपको इनको रिवाइज करवाता हूँ। आप देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही रहे और कितने गलत रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि परफॉर्मेंस कैसा रहा आपका, ताकि मेरे को भी पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस एवरेज से ऊपर है, यानी कि 5 से ज़्यादा नंबर है उनके। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि ऊंट महोत्सव ये मनाया जाता है बीकानेर राजस्थान में। फिर आपसे पूछा स्पिटुगस्टर फेस्टिवल जिसमें मुखोटा डांस होता है, ये लद्दाख में इसका आयोजन होता है। अच्छा, ताज महोत्सव कहाँ होता है, सबको पता है, आगरा यूपी में। लोसर फेस्टिवल भी आपको पता होगा, लद्दाख में इसका आयोजन होता है। बाकी लोसांग फेस्टिवल ये सिक्किम का है। ये राष्ट्र युवा महोत्सव, युवा कुछ गड़बड़ है इस प्रश्न में, इसको छोड़ो। अगला है गंगा सागर मेला, इसका आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल आएगा। फिर है मकर विलक्कू त्यौहार, केरल में इसका आयोजन होता है, सबरीमाला जो मंदिर है, सबरीमाला का मंदिर वहाँ पे। रज पर्व महोत्सव ये उड़ीसा का है, मतलब कुछ करेक्शन है इसमें। तो बाकी बताओ 9 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही रहे आपके। और सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, कहीं पर भी। तो शेयर करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना ये कहाँ पे की जाएगी, झारखंड में। फिर पूछा अभी किस राज्य की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला, तो राजस्थान। फिर पूछा किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की, तो आंसर होगा हरियाणा। फिर पूछा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर पूछा अभी दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइकल ये किस देश में स्थापित किया जाएगा, भारत में। फिर पूछा अभी यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता, एमआई न्यूयॉर्क ने। फिर पूछा विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया 1 अगस्त को, इसी दिन अभी वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया गया। फिर पूछा कि एशएच सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा इंग्लैंड में। फिर पूछा वॉर्सो ओपन टेनिस टाइटल जीता है ईगा स्विटेक ने, पोलैंड की प्लेयर है। और आखिरी प्रश्न पूछा था किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, तो आंसर होगा इंग्लैंड। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, वैसे कल का लास्ट का जो प्रश्न होमवर्क प्रश्न दिया था वो आपको शो नहीं हो पाया था, तो मैं आज फिर से उसी प्रश्न को रिपीट करता हूँ, तो आज ही आपको शो हो जाएगा, फिर आप इसका आंसर कीजिए। थैंक यू।